हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों एक चैप्टर हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है जिसकी ये हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के सारे क्वेश्चन। इसमें हम आप 150 तक के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे वो क्लास में हम आपका समाप्त कर देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के पूछे गए सारे क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए छिद्र और रिवेट के प्रतीकात्मक निरूपण की जांच करें। BIS-SP 46 2003 के अनुसार यह प्रतीक क्या दर्शाता है? ये जो प्रतीक है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, ये जो प्रतीक है ये कार्यशाला में फिट किया गया बताता है। क्या क्या बताता है? ये जो चित्र दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, ये क्या बताता है? कार्यशाला में फिट किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए पाइप फिटिंग के ऑर्थोग्राफिक प्रतीक की पहचान करें। दोस्तों, पाइप फिटिंग का ऑर्थोग्राफिक प्रतीक दिया गया है, इसका हमको पहचान करना है। तो ये जो प्रतीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं इसे? हम क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए चित्र में एक पाइप फिटिंग का ऑर्थोग्राफिक प्रतीक दिखाया गया है, जिसमें चारों दिशाओं में पाइपलाइन मिलती है। प्रत्येक दिशा में एक छोटी रेखा है जो यह दर्शाता है कि यह एक ओपन कनेक्शन है जो क्रॉस के समान दिखाई देता है। अतः चित्र में दिखाया गया ऑर्थोग्राफिक प्रतीक क्रॉस को क्या करता है? संदर्भित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रेखाएं प्रिंसिपल लाइंस किसे प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है? दोस्तों, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें मुख्य रेखाएं जो है ये किसे प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है? तो ये खींची जाती है वस्तुओं के प्रत्यक्ष किनारे और पृष्ठ परिसीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्य रेखाएं किसी वस्तु की भौतिक सीमाओं, सतही और दृश्यमान किनारों एवं वस्तुओं की प्रत्यक्ष किनारे और पृष्ठ परिसीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है, जो सीधे दर्शक को क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संकेतन पाई 7 का अर्थ है। दोस्तों, संकेतन पाई 7 का अर्थ होता है व्यास 7 इकाई। क्या होता है? व्यास 7 इकाई। अगर आपको कोई भी संकेत दे दे, पाई 10 दे दे, पाई 11 दे दे, पाई 15 दे दे, तो आपको बताना क्या है? व्यास, जो भी नंबर देगा वो। ठीक है, तो व्यास 7 इकाई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, एसआर का मतलब क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों स्फेरिकल रेडियस। क्या होता है? स्फेरिकल रेडियस। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब स्फेरिकल रेडियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डैश संकेतन 2 × π6 का अर्थ है। तो 2 × π6 का अर्थ हमको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। क्या हो जाएगा? 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी कौन सी है? दोस्तों, ये जो कुंजी है ये कौन सी कुंजी है हमको बताना है। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं वुडरॉप कुंजी। कौन सी कुंजी बोलते हैं? वुडरॉप कुंजी। यहाँ पे जो डायग्राम है वो गलत दे दिया गया है। डायग्राम जो है दोस्तों वो सही वाला हम आपको बताए थे कौन सा हो जाएगा। देखिए, अगर इस प्रकार से डायग्राम है दोस्तों, वो जो यहाँ पे ये क्वेश्चन में डायग्राम दिया गया है वो इस प्रकार से है। ये हो गया हमारा सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से वो डायग्राम है ये, और ऐसा करके दिया गया है। तो ये वाली कुंजी हमको बता रहा है कौन सी है। तो ये कुंजी जो होती है ना, ये वाली, ऐसा ये कुंजी है दोस्तों। कुंजी आपको याद रखना है ये वाली, ये वाली।
ये वाली कुंजी। तो ये कुंजी जो है ना दोस्तों, इसे हम बार्थ कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बार्थ कुंजी। तो बार्थ कुंजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ये गलत दिया गया है, इसको याद मत रखिए। ये वाला बस याद रखिए, ये वाली कुंजी आपको याद रखना है, ये वाली बस, है ना। ऐसा कहीं आपको दिख जाए तो बता देना कौन सी कुंजी है, बार्थ कुंजी है, ठीक है। तो बार्थ कुंजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना। अब दोस्तों गोल कुंजी पूछे तो दोस्तों ये वाली जो कुंजी है गोल कुंजी है। सैडल कुंजी की बात करें तो ये जो कुंजी दिख रही है आपको, ये कौन सी कुंजी है? सैडल कुंजी है। और कुंजी पर चपटा, देखो कुंजी पर चपटा ये दिख रहा है आपको, ये वाली कुंजी है। अगर आपसे चपटा कुंजी पूछे तो चपटा कुंजी देखो ये वाली चपटा कुंजी है। स्प्लाइन कुंजी की बात करें तो स्प्लाइन कुंजी देखो ये वाली है, ठीक है। उसी प्रकार वुडरफ कुंजी की बात करें तो ये है हमारी वुडरफ कुंजी। कौन सी कुंजी है? ये वुडरफ कुंजी है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समलंबी पेंच है? दोस्तों समलंबी पेंच कौन सा होता है? तो दोस्तों एक में जो है, एक में जो होता है ये एक समलंबी पेंच है। एक में क्या है? समलंबी पेंच है। समलंबाकार थ्रेड तथा एक में थ्रेड दोनों समान आकार के होते हैं, लेकिन एक में थ्रेड का चूड़ी कोण होता है 29 डिग्री तथा समलंबाकार थ्रेड का चूड़ी कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। एक में थ्रेड का चूड़ी कोण कितना होता है? 29 डिग्री होता है। और समलंबाकार थ्रेड का चूड़ी कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग होता है? दोस्तों इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः जो है कोर्स पिच मीडियम पिच कुंजी का चूड़ी का प्रयोग किया जाता है। कौन किसका? कोर्स पिच मीडियम पिच की चूड़ी का प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्रायः। दोस्तों इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्रायः कोर्स पिच एवं मीडियम पिच की चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित कुंजी में से सॉफ्ट के टेपर्ड भाग में एक कीवे के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित कुंजियां है ये, जो सॉफ्ट के टेपर्ड भाग में एक कीवे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? वुडरफ कुंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुडरफ कुंजी। वुडरफ कुंजी जो है दोस्तों, ये सॉफ्ट के टेपर्ड भाग में एक कीवे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सॉफ्ट के टेपर भाग में जोड़ बनाने के लिए अर्धवृत्ताकार डिस्क या वुडरफ कुंजी का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यह स्वयं समायोजित होता है। चित्र में प्रदर्शित कुंजी के नाम की बात करें तो ये पहला वाला क्या है हमारा? अर्धवृत्ताकार डिस्क ये कुंजी या फिर वुडरफ कुंजी से हम बोलते हैं। ये दूसरा वाला जो दिख रहा है आपको कौन सा है? जिब हेड कुंजी है। तीसरे वाले की बात करें, अच्छा चित्र नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें, पहला वाला क्या है? वुडरफ कुंजी है। दूसरा वाला जो ये है ये जिब हेड कुंजी है। तीसरा वाले की बात करें तो ये है राउंड बार शंख कुंजी। और ये जो चौथा वाला इसे हम क्या बोलते हैं? आयताकार शंख कुंजी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में असेंबलियों में प्रयुक्त कुछ व्रतों को दर्शाया गया है। व्रत के साथ उनके नाम व कार्य का मिलान हमको करना है। दोस्तों व्रत के साथ उनके नाम व कार्य का मिलान करना है। री इन्फोर्स ई रिंग टाइप में सिंबल कौन सा होगा बताइए? इसका सिंबल जो री इन्फोर्स ई रिंग टाइप का सिंबल होगा दोस्तों, ये होगा डी वाला। तो पहले का क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्रिंसेट टाइप, क्रिंसेट टाइप की बात करें तो क्रिंसेट टाइप का जो सिंबल है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिंसेट टाइप। तो ये हो जाएगा ए से कनेक्ट, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ टाइप की बात करें तो हाई स्ट्रेंथ टाइप का जो सिंबल है दोस्तों वो है सी वाला। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? सी से कनेक्ट हो जाएगा। ई रिंग टाइप, ई रिंग टाइप की बात करें तो चौथा वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? बी से कनेक्ट हो जाएगा। ई रिंग टाइप वाला कौन सा है? बी वाला है, ठीक है। और रेडियल डिसलॉजमेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है, तो ये डी वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? पांचवा वाला, ये भी डी से कनेक्ट हो जाएगा। जो रेडियल डिसलॉजमेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है तो ये सिंबल होगा डी वाला, ठीक है। तो डी ए सी बी डी, डी ए सी बी डी ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। ये री इन्फोर्स ई रिंग टाइप का सिंबल क्या है, क्रिंसेट टाइप का क्या है, हाई स्ट्रेंथ टाइप का क्या है, ई रिंग टाइप का क्या है, और रेडियल डिसलॉजमेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है तो उसका सिंबल क्या है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कहाँ पे इनका नाम क्या है, उनका प्रयोग क्या है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित एक सेल्फ अलाइन की है। दोस्तों देखिए जो चित्र दिख रहा है, ये जो की दिख रही है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको बताया था ना, इसे हम बोलते हैं वुडरफ की। क्या बोलते हैं इसे हम? वुडरफ की बोलते हैं। चित्र में प्रदर्शित की वुडरफ की या अर्धवृत्ताकार डिस्क की है। यह टेपर सॉफ्ट में सेल्फ अलाइंड होता है। कैसा होता है? सेल्फ अलाइंड होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है। दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है, उसे हम बोलते हैं फीडर की। क्या बोलते हैं उसे? हम फीडर की बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीदर की बोलते हैं इसको। तो फीदर नहीं फीदर, फीदर है दोस्तों ना, फीदर की, फीदर की से हम बोलते हैं। दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित पुली को सॉफ्ट पर चलाने या सरकाने के लिए फीदर की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, फीदर की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां सॉफ्ट व हब में पश्चाग्र गति आवश्यक हो। कैसी गति आवश्यक हो? पश्चाग्र गति आवश्यक हो, वहां पे जो है फीदर की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे चित्र में प्रदर्शित चूड़ी की विशेषताओं का मिलान उनके सही नाम के साथ करना है। दोस्तों, ये जो चूड़ी की विशेषताएं दी गई है, उनका मिलान जो है उनके सही नाम के साथ हमको करना है। दोस्तों, जो पहला पहला वाला दिया गया है हमको क्रेस्ट। क्रेस्ट कौन सा होता है दोस्तों? तो क्रेस्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कौन सा? ए वाला कौन सा होगा? क्रेस्ट कौन सा होगा? तो क्रेस्ट जो होगा दोस्तों, वो होगा सी वाला जो दिख रहा है आपको। इसे हम बोलते हैं क्या? क्रेस्ट। ये क्या है? हमारा क्रेस्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। फ्लैंक की बात करें दोस्तों, फ्लैंक किसको बोलते हैं? तो फ्लैंक बोलते हैं दोस्तों हम किसको? फ्लैंक बोलते हैं ई वाला। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला भाग जो दिख रहा है, ये क्या है? हमारा फ्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्लैंक हो जाएगा। ठीक है। थ्रेड एंगल की बात करें तो थ्रेड एंगल किसका होगा दोस्तों? तो थ्रेड एंगल जो होगा, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल बोलते हैं। ठीक है। पिच की बात करें तो पिच क्या होता है दोस्तों? पिच होता है दोस्तों हमारा ये वाला जो भाग दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक के जो भाग है, ये क्या है? हमारा पिच हो जाएगा। क्लियर। क्रेस्ट कौन सा होता है? ये वाला भाग हमारा क्रेस्ट होता है। फ्लैंक की बात करें तो ये हमारा फ्लैंक होता है। ठीक है, ई वाला। थ्रेड एंगल की बात करें तो ये हमारा थ्रेड एंगल हो जाएगा। और पिच की बात करें तो पिच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाला। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्रेस्ट का सी, सी, सी सी ई बी डी, सी बी डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा, तीसरे का बी हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सी ई बी डी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रेस्ट कौन सा है? ये वाला भाग क्रेस्ट कहलाएगा। ठीक है। फ्लैंक कौन सा है? ये वाला भाग फ्लैंक हो जाएगा। थ्रेड एंगल कौन सा है? तो ये हम इसको बोलते हैं हम थ्रेड एंगल, ए बी वाले भाग को। और पिच की बात करें तो ये जो दूरी है, इसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है। चित्र में दिखाए गए थ्रेड में बी थ्रेड कोण है, ये बी वाला थ्रेड कोण है। सी क्रेस्ट है, सी क्रेस्ट वाला भाग है। डी पिच है, ये डी पिच है। और ई क्या है? फ्लैंक को दर्शाता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चूड़ी को निम्न तरीके से उल्लेखित किया जाता है। M20 इंटू 1.5 माइनस 5H में संख्या 20 प्रदर्शित करता है। ये जो संख्या 20 है दोस्तों, ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है दोस्तों बड़े व्यास को। किसको? बड़े व्यास को प्रदर्शित करता है ये 20 वाला। अब सभी की देख लेते हैं। M का क्या मतलब है? आइसोमेट्रिक थ्रेड। क्या है? M आइसोमेट्रिक थ्रेड है। 20 क्या है? बड़ा व्यास mm में। 1.5 की बात करें दोस्तों तो ये क्या है? ये 1.5 mm जो है, ये है पिच। 5H की बात करें तो टॉलरेंस क्लास सिंबल, यह चूड़ी अंदर की तरफ होती है, क्योंकि टॉलरेंस क्लास सिंबल में H बड़े अक्षर में है। 5H बराबर क्या है? टॉलरेंस क्लास है। जो टॉलरेंस क्लास का सिंबल है 5H, यह चूड़ी अंदर की तरफ होती है, क्योंकि टॉलरेंस क्लास सिंबल में H क्या है? बड़े अक्षर में है, इस वजह से। चूड़ी कहाँ होगी? अंदर की होगी, क्योंकि H क्या है? कैपिटल लेटर में है, इस वजह से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह डैश होती है। दोस्तों, चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को हम क्या बोलते हैं? तो रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम रूट बोलते हैं। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को रूट कहते हैं। क्रेस्ट की बात करें तो चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह को हम क्रेस्ट बोलते हैं। चूड़ी के फ्लैंकों को जो देखे थे ना इसके पहले सिंबल में, डायग्राम में ऊपर में जो सीध वाला सिंबल था, जिसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, तो दो फ्लैंक जाके वहां पे जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे? टॉप सतह में जाके जुड़ रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारा फ्लैंक हो गया। ठीक है। ये वाला देखिए, ये जहां ये यहाँ पे जो मिल रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। बात करें पिच की, तो चूड़ी पर एक बिंदु से साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। मतलब चूड़ी पर एक बिंदु से साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी को पिच कहते हैं। वहां पिच दिखाया था ना हमने सिंबल में। देखिए क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन में देखिए, जो ये पिच वाला हमने क्वेश्चन किया था, ये वाला जो क्वेश्चन किया था, देखिए ये चूड़ी के एक बिंदु से ये चूड़ी के दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है। क्लियर।
बात करें लीड की दोस्तों, तो चूड़ी के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी चलता है उसकी लीड कहलाती है। चूड़ी के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी चलेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, लीड कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह डैश है। दोस्तों चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं। दोस्तों बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट जो है ये किसके बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों माइल्ड स्टील के। किसके बनाए जाते हैं, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों चूड़ी के ऊपरी भाग के नाम को क्या बोलते हैं हम, तो क्रेस्ट बोलते हैं, अभी हमने बताया ना। तो देखिए ऊपरी भाग का नाम क्रेस्ट है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला भाग क्रेस्ट कहलाता है। जो भी जहां भी दो फ्लैंक आके मिलते हैं ना वही क्रेस्ट कहलाता है। ठीक है, देखना इसको याद रखना आप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थ्रेड कोन डैश होता है। दोस्तों थ्रेड कोन जो होता है ये दो फ्लैंकों के मध्य का कोन ही क्या कहलाता है, थ्रेड कोन कहलाता है। थ्रेड कोन क्या कहलाता है, दो फ्लैंक के मध्य का कोन। दोस्तों ये जो देखिए ऐसा बना था हमने, ऐसा बना था, तो ये दो फ्लैंक के मध्य का कोन ही क्या कहलाता है, ये मध्य का कोन, ये वाला कोन ही क्या कहलाता है, थ्रेड कोन कहलाता है। ठीक है, ये हमारे दो फ्लैंक हो गया और इनके मध्य का कोन थ्रेड कोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास डैश है। स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास डैश होता है दोस्तों, तो स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास जो होता है वो बड़ा व्यास है। कैसा व्यास है, अधिकतम व्यास बड़ा व्यास। स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास को बड़ा व्यास कहते हैं। दोस्तों ये स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास देखिए, ये वाला जो व्यास है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, बड़ा व्यास है। और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ ले दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कौन सा व्यास है, तो छोटा व्यास है। ठीक है, और स्क्रू थ्रेड के न्यूनतम व्यास को हम क्या बोलते हैं, छोटा व्यास कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह डैश कहते हैं। दोस्तों रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं उसे हम, फ्लैंक बोलते हैं, रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के भाग रूट व क्रेस्ट के बीच की लंबात्मक दूरी डैश को कहते हैं। तो चूड़ी के भाग रूट व क्रेस्ट के बीच की लंबात्मक दूरी को हम क्या बोलते हैं, चूड़ी की गहराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, चूड़ी की गहराई बोलते हैं। चूड़ी के रूट व क्रेस्ट के बीच की लंबात्मक दूरी को चूड़ी की गहराई हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी डैश है। दोस्तों चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी को लीड कहते हैं। या स्क्रू के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी चलता है उसे हम लीड कहते हैं। मतलब स्क्रू के एक घुमाव में वह जितनी अच्छी दूरी तय करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाले स्क्रू में पिच तथा लीड कैसे होते हैं, तो समान होते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है, पिच तथा लीड कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर डैश कहलाता है। दोस्तों चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर जो है ये क्या कहलाता है, चूड़ी की गहराई कहलाता है। क्या कहलाता है, चूड़ी की गहराई कहलाता है। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर। दोस्तों बड़ा व्यास की बात करें तो इसको बाह्य चूड़ी की दशा में बाह्य व्यास या शिखर व्यास भी हम कहते हैं। किसी स्क्रू का साइज इसके बड़े व्यास या नॉमिनल व्यास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात करें छोटे व्यास के बारे में तो यह चूड़ी का न्यूनतम व्यास होता है। इसे मूल या जड़ व्यास भी हम कहते हैं। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास के अंतर को चूड़ी की गहराई हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड डैश होता है। दोस्तों सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड जो होता है ना ये पिच के समान होता है। कैसा होता है, पिच के समान होता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में। दोस्तों सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड पिच के समान होता है। डबल स्टार्ट थ्रेड वाले स्क्रू की लीड पिच की दुगनी होती है। और ट्रिपल स्टार्ट में जो है स्क्रू की लीड जो होती है पिच की कैसी होती है, 3 गुनी होती है। ठीक है, सिंगल का भी आपको याद रखना है, डबल का भी आपको याद रखना है, ट्रिपल का भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 जगह से शुरू होने वाला चूड़ी डैश कहलाता है। दोस्तों 3 जगह की बात किया तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल स्टार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिपल स्टार्ट। 3 जगह से शुरू होने वाला चूड़ी ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहलाता है। अगर 2 जगह से बोले तो क्या होगा, डबल स्टार्ट। ठीक है, और एक ही जगह से शुरू होने वाला सिंगल स्टार्ट। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। BSW थ्रेड का कोण डैश होता है। दोस्तों BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ थ्रेड का थ्रेड कोण क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हाइटवर्थ। ठीक है,
इसका थ्रेड कोण जो होता है दोस्तों, ये होता है 55 डिग्री। कितना होता है? 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सभी के देख लेते हैं दोस्तों थ्रेड के प्रकार और थ्रेड कोण। दोस्तों बीएसडब्ल्यू थ्रेड के कोण का मान होता है 55 डिग्री। यदि बीए थ्रेड पूछ ले आपसे तो 47.5 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड होता है 0 डिग्री। एकमे थ्रेड का मान होता है 29 डिग्री। और बट्रेस थ्रेड का मान कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रख लेना है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीएसडब्ल्यू थ्रेड में पिच का मान डैश होता है। दोस्तों बीएसडब्ल्यू थ्रेड में पिच का मान जो होता है, ये होता है 1/1 चूड़ी प्रति इंच। क्या होता है? 1/1 चूड़ी प्रति इंच होता है बीएसडब्ल्यू थ्रेड में पिच का मान। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। अगर इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं तो स्क्रू की पिच उसकी चूड़ी पर एक बिंदु से साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी होती है। पिच बराबर क्या होता है? 1 स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या। क्या होता है पिच बराबर? 1 स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीएसडब्ल्यू थ्रेड में चूड़ी की गहराई डैश होती है। दोस्तों बीएसडब्ल्यू थ्रेड में चूड़ी की गहराई जो होती है, ये होती है 0.64 पी होती है। बीएसडब्ल्यू में चूड़ी की गहराई 0.64 पी होती है। थ्रेड कोण 55 डिग्री होता है। प्रभावी गहराई आपको याद रखना है 0.64 पी होती है। संपूर्ण गहराई कितनी होती है? तो 0.96 पी होती है। अगर त्रिज्या पूछ लिया आपसे तो 0.1373 पी होती है। और पिच क्या होती है? पी यहाँ पे क्या है हमारा? पिच होती है। ठीक है, पी बराबर क्या है यहाँ पे? पिच होती है। पीछे है मतलब पी बराबर। ठीक है, तो आपको बीएसडब्ल्यू में क्या क्या याद रखना है? चूड़ी की गहराई 0.64 पी होती है। थ्रेड कोण 55 डिग्री होता है। प्रभावी गहराई वही 0.64 पी। संपूर्ण गहराई पूछ ले तो 0.96 पी। त्रिज्या अगर पूछ ले तो 0.1373 पी। और पी यहाँ पे क्या है? पिच है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको बीएसडब्ल्यू थ्रेड में याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीए थ्रेड का कोण होता है, अभी हमने आपको बताया बीए थ्रेड का कोण क्या होता है? ब्रिटिश एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन का कोण जो होता है, ये होता है 47.5 डिग्री। कितना होता है? 47.5 डिग्री होता है बीए थ्रेड कोण का मान। दोस्तों बीए ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का थ्रेड कोण 47.5 डिग्री या 47 सही 1/2 डिग्री होता है। इस थ्रेड का प्रयोग किसी उपकरण या अन्य सूक्ष्म कार्य के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? इस थ्रेड का प्रयोग। ठीक है, बीए थ्रेड का प्रयोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समतल सतह को रेखाच्छादन हैचिंग करने का उचित तरीका कौन सा है? दोस्तों एक समतल सतह को रेखाच्छादन हैचिंग करने का उचित तरीका है ऑप्शन नंबर डी वाला। ये जो डी दिख रहा है आपको, ये जो है यही उचित तरीका हो जाएगा। दोस्तों रेखाच्छादन रेखाएं पतली रेखाएं होती है। यह रेखा आउटलाइन से 45 डिग्री के कोण पर तथा 1.5 की दूरी पर खींची जाती है। ये रेखाएं किसी समतल भाग के सेक्शन को या धातु के सेक्शन को दर्शाता है। विकल्प डी में दिया गया चित्र रेखा छादन करने का सबसे उचित तरीका हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक बताइए। दोस्तों ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ये क्या है? टर्न मशीनिंग का प्रतीक है। जी की बात करें तो क्या है? ये ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक है। विकल्प डी की बात करें तो किसका है? तो ड्रिलिंग मशीनिंग का प्रतीक है। तो ये सभी चारों आपको याद रखना है। और दोस्तों जब सतह का मशीनिंग नहीं करना है तो उसे इस प्रतीक के द्वारा दर्ज दिखाते हैं। ठीक है, जब सतह का मशीनिंग नहीं करना होता है तब। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। टर्न मशीनिंग का प्रतीक। दोस्तों अभी हमने आपको बताया टर्न मशीनिंग का प्रतीक, ये ड्रिलिंग मशीनिंग का प्रतीक, ये ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? ये वाला ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्रिल मशीनिंग का प्रतीक, ये ड्रिल मशीनिंग का प्रतीक हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बियरिंग की रूढ़ी बताइए। दोस्तों बियरिंग की रूढ़ी कैसी होती है? तो बियरिंग की रूढ़ी जो है ये है ऑप्शन नंबर बी वाली। ये किसकी रूढ़ी है? बियरिंग की रूढ़ी है। ठीक है, बी में दिखा गया है बियरिंग की रूढ़ी। चैन व्हील, ये चैन व्हील की रूढ़ी चिन्ह है। बाह्य थ्रेड को दोस्तों ये है बाह्य थ्रेड को दर्शाने वाली रूढ़ी, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। दोस्तों स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी हमको बताना है तो ये होगा सी वाला। ये जो है दोस्तों सी वाला, ये स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी है। ठीक है, और ये जो डी में दिख रहा है आपको, ये कौन सी रूढ़ी है? तो डायमंड नर्लिंग का रूढ़ी है। कौन सी? ये वाली, विकल्प डी वाली। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डायमंड नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। अभी हमने आपको बताया ये डी वाली जो है ये डायमंड नर्लिंग की रूढ़ी है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में कौन सा भाग ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है? दोस्तों ब्लाइंड होल को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो ये वाला जो है बी वाला, मतलब दूसरा नंबर का जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ये ब्लाइंड होल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें, ये वाला क्या है? तो ये काउंटर सिंक होल है दोस्तों। कौन सा? काउंटर सिंक होल। चौथा वाला क्या है दोस्तों? इसे हम बोलते हैं काउंटर बोल। क्या बोलते हैं इसे? हम काउंटर बोल बोलते हैं। पांचवा वाला जो दिख रहा है आपको, ये स्पॉट फेस है दोस्तों। कौन सा है? स्पॉट फेस। और पहला वाला क्या है? ये पहला वाला है ड्रिल होल। कौन सा है? पहला वाला ड्रिल होल है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में पुर्जे की ड्राइंग प्रदर्शित की गई है। मशीनी चिन्ह A1 क्या इंगित करता है? दोस्तों मशीनी चिन्ह A1 जो है ना, ये क्या प्रसिद्ध इंगित करता है? तो ये करता है कोटिंग के बाद रफनेस का मान। क्या प्रदर्शित करता है? कोटिंग के बाद, सॉरी दोस्तों, कोटिंग से पहले रफनेस का मान प्रदर्शित करता है A1। क्या करता है? कोटिंग से पहले रफनेस का मान प्रदर्शित करता है A1। दोस्तों क्रोमियम कोटिंग से पहले रफनेस का मान A1 और बाहरी सतह की कोटिंग के बाद इसका रफनेस मान जो होता है A2 होता है। मतलब कोटिंग के बाद रफनेस का मान क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। और कोटिंग से पहले रफनेस का मान क्या होगा? A1 होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है? तो दोस्तों वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है दोस्तों, कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है विकल्प ए वाली। ए वाली जो रूढ़ी दिख रही है आपको, ये कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। ये बी वाली किसकी है? लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी। सी वाली किसकी है दोस्तों? तो ये प्लास्टिक प्लास्टिक को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। और डी वाली किसकी है? तो डी पानी, तेल, पेट्रोल, केरोसिन आदि की रूढ़ी का संकेत जो है ये डी वाला है। और सी की बात करें तो प्लास्टिक, रबड़ हो गया, फाइबर हो गया, पत्थर आदि को सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी कौन सी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली। ये तो लकड़ी की है, ठीक है। किसकी है ये लकड़ी की हो जाएगी, ठीक है ना। तो तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी वाली, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी वाली। लकड़ी को प्रदर्शित इससे किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी कौन सी है दोस्तों? तो पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है ये ऑप्शन नंबर सी वाला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी विकल्प सी में दिखाया गया है। इस रूढ़ी संकेत के द्वारा रबर, प्लास्टिक, फाइबर, लेदर, कॉर्क, मोम, इंसुलेटिंग व फिलिंग पदार्थ इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? इस ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी बताइए। तो रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी जो है दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाली। ये जो है रेचिट एवं पिनियन की क्या है? रूढ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ को हटाने की आवश्यकता होने पर कौन से रूढ़ी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों जब पदार्थ को हटाने की आवश्यकता होती है ना, तो हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए का उपयोग करते हैं। किसका? ऑप्शन नंबर ए का। वह सतह जहां पर मशीनिंग द्वारा पदार्थ हटाने की आवश्यकता है वहां पे इसका उपयोग करते हैं। एम की बात करें तो वह सतह जहां टर्निंग द्वारा फिनिश करना हो तो एम। वह डी की बात करें तो वह सतह जो ड्रिल द्वारा फिनिश की जाती है। और वह सतह जो ग्राइंडिंग द्वारा फिनिश की जाती है, ये ग्राइंडिंग द्वारा है, ये ड्रिल द्वारा है, और ये टर्निंग के द्वारा है। और अगर आपको ऐसा सिंबल दिख जाए, ऐसा सिंबल दिख जाए आपको, तो ये क्या है? वह सतह जहां पदार्थ हटाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? चलिए, चित्र में ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? दोस्तों चित्र में ए जो है मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? तो ये जो ए है ना दोस्तों, ये दर्शाता है खुरदुरेपन के मान को। किसको दर्शाता है? खुरदुरेपन के मान को दर्शाता है ए, ठीक है। ए किसको दर्शाता है? खुरदुरेपन के मान को दर्शाता है ए। अगर बात पूछ ले आपसे बी के बारे में, तो बी किसको दर्शाता है? तो बी दर्शाता है दोस्तों उत्पादन विधि को। बी किसको दर्शाता है? ये जो बी है, ये बी जो है ना, ये उत्पादन विधि को दर्शाता है। बात करें सी के बारे में, तो सी किसको दर्शाता है? तो सी जो है ना दोस्तों, ये सी ये दर्शाता है प्रतिदर्शन लंबाई को, ठीक है। बात कर ले किसकी? बात कर ले डी के बारे में, इस डी के बारे में, तो डी किसको दर्शाता है दोस्तों? तो डी दर्शाता है मशीनी छूट की दिशा को। किसको दर्शाता है? डी मशीनी छूट की दिशा को। ये तो सारे क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके सबको देखते हैं, ठीक है। तो ए किसको दर्शाता है? खुरदुरेपन के मान को दर्शाता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चित्र में बी मशीन ड्राइंग में किस चीज को दर्शाता है? अभी हमने आपको बताया बी किसको दर्शाता है दोस्तों, बी दर्शाता है आपका किसको, बताइए बी किसको दर्शाता है? अभी हमने आपको बताया तो उत्पादन विधि को दर्शाता है, परत या उपचार को। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में सी किसको दर्शाता है दोस्तों? ये सी हमने आपको अभी बताया किसको दर्शाता है, तो सी दर्शाता है प्रतिदर्शन लंबाई को। किसको? प्रतिदर्शन लंबाई को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में डी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? जो डी है ना दोस्तों, ये दर्शाता है मशीनी छूट दिशा को। किसको दर्शाता है? मशीनी छूट दिशा को दर्शाता है, ये है डी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस अक्षरमाला को पहचाने जो रुक्षता मान आर ए को दर्शाता है। तो रुक्षता मान आर ए को कौन दर्शाता है दोस्तों? तो ये जो है एफ वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो है रुक्षता मान आर ए को दर्शाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्र में एफ सतह रुक्षता मान आर ए माइक्रोमीटर को छोड़कर अन्य सभी को दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस संकेत को पहचाने जो किसी भी निर्माण विधि में रुक्षता सतह को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब खुरदरेपन की सतह को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों हम लोग? तो हम करते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बताइए इसका क्या हो जाएगा? ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है? तो रेल सेक्शन को दर्शाता है दोस्तों ये वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिया गया संकेत किस पदार्थ का है? तो ये जो संकेत है दोस्तों ये किसका है? तो ये कांच का संकेत है दोस्तों। किसका? कांच का। प्रदर्शित प्रतीक कांच का है जिसका प्रयोग विद्युत इंजीनियरिंग में संरचनात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वैक्यूम हो गया, वैक्यूम ट्यूब हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्यूब हो गया, एक्सरे ट्यूब, यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया गया है? दोस्तों एनालॉग मीटर की बात कर रहे हैं तो एनालॉग मीटर को जो है ऑप्शन नंबर सी में प्रदर्शित किया गया है। ये क्या है? एनालॉग मीटर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचाने। ये जो निरूपण है दोस्तों किसका है? तो ये है दोस्तों हमारा स्टील का। किसका है? स्टील का। कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर एलॉय आदि का ये सिंबल है हमारा ये वाला। पैकिंग और कुचालक पदार्थ की बात करें तो अगर आपको ऐसा सिंबल दिख जाए तो इसे हम क्या बोल देंगे? पैकिंग एवं कुचालक पदार्थ। कंक्रीट का कैसा होता है दोस्तों? तो ये देखो ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये किसका है? कंक्रीट का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। दोस्तों यहाँ पे जो रूढ़ी दी गई है थोड़ी सी गलत दी गई है, इसको सही कर लीजिएगा। पेट्रोल का जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। पेट्रोल का जो होता है ना इस प्रकार से होता है, देखिए ये होता है पेट्रोल का। हम आपको बता के दिखा देते हैं। पेट्रोल का जो होता है वो होता है ऐसा, पेट्रोल का बना ले तो ये होता है पेट्रोल का ऐसा करके, तो ऐसा करके पेट्रोल का होता है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी की बात करें तो लकड़ी का तो सही दिया गया है। ठीक है, शीशे की बात करें तो शीशा का कैसा होता है दोस्तों? तो शीशे का बोले तो ऐसा होता है शीशे का। देखिए शीशे का अब याद रखना ऐसा होता है, ये हो गया। और इसके अंदर त्रिभुज बने रहते हैं ऐसे करके, ऐसा करके त्रिभुज बने रहते हैं। ऐसा दिख जाए आपको तो इसे हम बोलते हैं क्या? शीशा। ठीक है, ये ऐसे त्रिभुज बने रहते हैं तो ये किसका हो जाएगा? शीशे का हो जाएगा। कंक्रीट की बात करें दोस्तों तो कंक्रीट का कैसा होता है? तो कंक्रीट में एकदम छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं दोस्तों। जैसे ये शीशे का हो गया, कंक्रीट का कैसा होगा? कंक्रीट का ऐसा होगा, देखिए बता देते हैं हम आपको। कंक्रीट का कैसा होगा? ऐसा, एकदम छोटे छोटे त्रिभुज होंगे, एकदम छोटे छोटे त्रिभुज होंगे, एकदम छोटे छोटे, बीच में बिंदु बिंदु भी होंगे दोस्तों ऐसा करके। छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज और बीच में बिंदु बिंदु। तो ये किसका हो जाएगा? कंक्रीट का हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको ये वाला, ये कंक्रीट का है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो गलत दिया गया है ना वो सिर्फ किसका दिया गया है? ये वाला शीशे का जो दिया गया है ना वो गलत दिया गया है। शीशे में जो होता है ना यहाँ पे कर लीजिए, शीशा वाला ऐसा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये वाला। तो आपको याद रखना है, आपको इसमें थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, आप सही कर लीजिए। हमने बता दिया आपको सिंबल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है? दोस्तों चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न रूढ़ी क्या प्रदर्शित करती है? तो निम्न रूढ़ी जो है दोस्तों ये प्रदर्शित करती है किसको? चैनल काट को। देखिए यहाँ पे सी बन रहा है ना, सी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये हमारा क्या है? चैनल काट है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं चैनल काट। अगर ऐसा दिख जाए आपको तो इसे बोलते हैं टी काट। अगर ऐसा दिख जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? आई काट, आई बीम काट। और इसे हम क्या बोलते हैं? चैनल काट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण है। दोस्तों सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण जो है ये है ऑप्शन नंबर बी वाला। इसे हम क्या बोलते हैं? सिरेटेड सॉफ्ट बोलते हैं। तो विकल्प बी में प्रदर्शित मशीनी भाग सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत प्रदर्शन है। पहला वाला क्या है? रेडियल रिप्स है। बी वाला क्या है? सिरेटेड सॉफ्ट है। सी वाला क्या है?
सी वाला ये स्प्लाइंड सॉफ्ट है, और ये वाला जो है ये क्या है, चैन व्हील है। क्या है ये, चैन व्हील है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना टॉपिक आज समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।